हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है रिएक्ट जेएस में स्टाइलिंग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस में बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि CSS, डिज़ाइन सिस्टम, सैस, टेलविंड, स्टाइल कंपोनेंट्स, इनलाइन स्टाइलिंग एंड बहुत बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज की वीडियो का फोकस है कैसे स्टाइल इम्प्लीमेंट करें विदाउट इंस्टॉलिंग एनी थर्ड पार्टी। सो मैं अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करूँ और मुझे स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। आज की वीडियो का वो फोकस है। तो कोड पे चलते हैं। ये मेरा कोड है। इस वाले कंपोनेंट में हम वो सारे मेथड्स देखेंगे और तरीके देखेंगे जिससे हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल के लिए जैसे मुझे इस H1 पे इनलाइन स्टाइल लगाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी स्टाइल और यहाँ पे लिखूँगी टू टाइम्स कर्ली ब्रैकेट। 2 टाइम्स क्यों? पहले रिएक्ट जेएस के अंदर हम कुछ डायनेमिकली वैल्यू लिखे हैं उसके लिए, और दूसरी बार हम अपनी स्टाइल के ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं इसके लिए। अब आपकी अगर स्टाइल की वैल्यू जो है वो एक वर्ड है, जैसे कि कलर, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसे लिख दीजिए, और स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 वर्ड की है, जैसे कि फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड इमेज, उसके लिए हम कैमल केस यूज़ करते हैं। मतलब कि जो आपका सेकंड वर्ड है उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ा होना चाहिए और कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी जो फॉन्ट साइज़ है, अगर मैं सिर्फ नंबर पास करती हूँ तो वो स्ट्रिंग नहीं है, तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे पास कर सकती हूँ। ठीक है, वापस जाते हैं कोड में, ब्राउज़र पे। अगर आप देखेंगे तो ये वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका CSS कैसे जनरेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये इनलाइन CSS जनरेट हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस वाले तरीके में प्रॉब्लम ये है कि जब आपका स्टाइल क्रिएट, जब आप ज़्यादा स्टाइल लिखेंगे, अभी तो हमारा कंपोनेंट सिर्फ 3 लाइन का है और 2 हमने प्रॉपर्टी लिखी है, लेकिन जैसे जैसे आपका कोड बढ़ेगा डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करेंगे। उससे क्या होगा? रीडेबिलिटी में इशू होंगे, मेंटेनेबिलिटी में इशू होंगे, और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम इसे रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक और तरीका है हमारे पास। हम क्या करते हैं, रीडेबिलिटी और को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे इसके एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेम कलर, और मैं स्ट्रिंग में ग्रीन पास कर दूँगी। अब एक चीज़ और करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मार्जिन टॉप, और मैं इसमें नंबर के साथ यूनिट पास करती हूँ। अभी मैंने फॉन्ट साइज़ जो किया था यहाँ पे वो 42 था, विच इज़ अ नंबर, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी यूनिट भी पास करूँगी। तो मैं लिख लेती हूँ 10px। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो मैं p पे जाऊँगी, यहाँ पे स्टाइल और सिंगल ब्रैकेट, और इधर पास कर देंगे ये वैल्यू। इधर आते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये आपका ग्रीन हो चुका है। अगेन सेम चीज़ कैसे जनरेट हो रहा है कोड, तो आप अगर देखेंगे तो ये भी इनलाइन है। दोनों ही सेम चीज़ कर रहे हैं, दोनों ही इनलाइन CSS जनरेट कर रहे हैं, विच इज़ बेटर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रीडेबिलिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब क्या करेंगे आप सारी स्टाइल ऑब्जेक्ट ऊपर रिटर्न से पहले लिख देंगे। जब भी आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप बस ऑब्जेक्ट्स में जाके चेंज कर देंगे, और आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि P स्टाइल डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेंगे कौन कौन से स्टाइल इंप्लीमेंट हुए एज़ कम्पेयर टू इस वाली अप्रोच में। अभी तो हमारी स्क्रीन पे ये आ रहा है कलर और फॉन्ट साइज। अगर मैं और 4 प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रीड करना। तो रीडेबिलिटी हार्ड है, मेंटेनेबिलिटी इस वाली अप्रोच में हार्ड है, इसमें फ़ाइन है, लेकिन रीयूजेबिलिटी यहाँ दोनों में नहीं है। व्हाट इट मीन्स, मुझे इस डिस्क्रिप्शन वाले स्टाइल को अपने और भी कंपोनेंट्स में यूज़ करना है, तो मैं इस अप्रोच से उसे यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप रिएक्ट में बिना कुछ इंस्टॉल किए स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका देखते हैं, जो कि है CSS। जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं आपको app.css और index.css मिलती है, जो कि मेरे पास है। आप प्लीज़ ये वाला जो कोड है टेलविंड का, इसे इग्नोर करिएगा। मैं कुछ काम कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, तो मैंने उसी का एग्जाम्पल पिक किया है, लेकिन इसमें टेलविंड का कोई रोल नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब CSS में आपको क्या करना होता है, आप अपने टैग्स पे स्टाइलिंग लगा सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं, IDs बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं हम कलर हमें चाहिए वाइट, हम इसमें लिख लेते हैं बैकग्राउंड हमें चाहिए फॉर एग्जांपल एक्वा,
एक्वा, फिर हमें चाहिए पैडिंग, पैडिंग हमें चाहिए 10px, और यहाँ पे एक टाइपो हो गया, उसको चेंज कर देते हैं। अब इस क्लास को लेते हैं, बटन को, इधर जाते हैं और यहाँ पे हम क्लास नेम में, ये डायनेमिक नहीं है सॉरी, तो ये सीधा ऐसे आ जाएगा। मैंने कुछ इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप खुद ही इंपोर्ट करता है इंडेक्स CSS को, तो मुझे कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब देखते हैं हमारे ब्राउज़र में कैसे आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टाइल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा स्टाइल जनरेट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्लास आ रही है, क्लास नेम, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं आपका स्टाइल आ रहा है। तो अब कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेटर है। डेफिनेटली प्रीवियस अप्रोच से क्लासेस CSS बेटर है। रीज़न इज़, अब आपका जो CSS है वो एक अलग लेयर में है, आपका JSX एक अलग लेयर पे है। आप अपनी क्लासेस लिख रहे हैं, आपको रीडेबिलिटी में इशू नहीं है, आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ बटन क्लास चाहिए आप उस कितनी बार भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेंटेनेबिलिटी का इशू हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप CSS लिखे जा रहे हैं और अगर ढंग से रिव्यू नहीं हो रही है, आप एट द एंड डेड कोड के साथ एंड अप होते हैं। बहुत सारे लोगों को फाइट होती है CSS में काम करने की, स्पेशली क्योंकि CSS मॉड्यूलर भी नहीं होता, तो आपको एक या दो फाइल्स पे कॉन्टिन्यूसली काम करना होता है बहुत सारी टीम्स को, तो वो भी एक फ़ाइट हो जाती है। तो अब व्हाट इज़ द अदर वे? अदर वे इज़ मॉड्यूल्स, CSS मॉड्यूल्स। तो अब CSS मॉड्यूल्स की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक फ़ाइल बना रखी है पहले से। आपको क्या करना है, कंपोनेंट का नाम देना है, module.css लिखना है, उसमें आप सेम अपनी क्लास जैसे हम CSS लिख रहे हैं वैसे कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये हटा देती हूँ और ये हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। हमने इसे वहीं पर रखा जहाँ पे हमारा कंपोनेंट है, आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। अब हमें इसको इस कंपोनेंट में यूज़ करना है। मैं ये सारा अभी डिलीट कर देती हूँ, इंडेक्स CSS को क्लोज कर लेते हैं। तो अब हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हम इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा स्टाइल्स फ्रॉम, हमारे पेजेस में वेलकम मॉड्यूल है, यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर आते हैं और इधर लिखते हैं क्लास नेम, क्योंकि ये हमारा मॉड्यूल है, हम स्टाइल्स डॉट बटन, व्हाट इज़ दिस बटन, ये जो बटन है आपका वो यहाँ से आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं, ओके। तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सॉरी, हमें ये ब्रैकेट्स नहीं चाहिए थी, ये पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। वापस जाते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका स्टाइल इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ से हम कुछ और कलर ले लेते हैं, ये हमने कलर ले लिया है। अब आप देखेंगे तो ये आपका स्टाइल चल रहा है। अब इसका स्टाइल कैसे जनरेट हो रहा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लास बन रही है, वेलकम आपका कंपोनेंट का नाम है और BTN जो है ये आपका क्लास का नाम है, और उसके बाद एक रैंडम अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं CSS in JS। अगर आपको CSS in JS अप्रोच चाहिए ऐसी, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपकी मॉड्यूल CSS जनरेट हो रही है, आपकी रीयूजेबिलिटी भी हो सकती है, यहाँ पे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, रीडेबिलिटी में इशू नहीं है। बहुत ही अच्छी अप्रोच है ये, आपका पूरा कोड क्लीन रहेगा इससे, तो ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है। लेकिन अगर आप CSS in JS के फ़ैन नहीं हैं तो आपके लिए एक और अप्रोच है जो कि है SAS, जो कि है मेरी खुद की काफ़ी फेवरेट। तो उसमें मैं क्या करूँगी, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगी SAS, और यहाँ पे आके मैं अपना एक welcome.sas की फाइल बना देते हैं। इसमें हम मैं जाके अब क्या करती हूँ, क्लास क्रिएट कर लेती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें दे देते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब इस क्लास को, इस SAS फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, अपनी इंडेक्स CSS में आऊँगी जो कि मेरी टॉप वाली है, और इसमें मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है ये देख लेते हैं, SAS से वेलकम। और अब मुझे कुछ अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वेलकम में जाऊँगी और मैं क्या करती हूँ, एक और बटन बना ले, नहीं यहीं पर ये जो ऊपर H1 है इसी में क्लास नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट डेकोरेशन। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कैमल केस है या नहीं, कैमल केस नहीं है, तो इसको कैमल केस कर लेते हैं। वापस जाते हैं और अब आप देखेंगे आपकी हेडिंग जो है वो अंडरलाइन आ रही है। इसका क्या कोड जनरेट हो रहा है, इसका सीधा आपकी क्लास जनरेट हो रही है, ओके। तो आपके पास SAS इज़ माई फेवरेट। द रीज़न इज़ रीयूजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, रीडेबिलिटी है,
CSS इन JS जैसी अप्रोचेस नहीं है। सिंपल आप SAS लिखेंगे, CSS जनरेट होगी एंड डायरेक्टली आपके DOM आपके HTML में आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे। तो मेरे लिए तो SAS इज़ माई फेवरेट वे ऑफ राइटिंग द CSS इन React.js प्रोजेक्ट। बट दिस इज़ माई ओपिनियन, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं या SAS यूज़ करनी है या CSS यूज़ करनी है, दैट्स ऑन यू। बट से नो टू इनलाइन CSS, द रीज़न इज़ उसमें इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रीडेबिलिटी इशू, मेंटेनेबिलिटी इशू, रीयूजेबिलिटी इशू, परफॉर्मेंस भी आपकी डिग्रेड हो सकती है। फिर आपके पास आता है आपकी CSS, डेफिनेटली इट्स अ गुड अप्रोच, बट अगेन मेंटेनेबिलिटी में बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर आपके आते हैं मॉड्यूल्स एंड SAS, एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सा पिक करते हैं। सो ओवरऑल दीज आर द वेज थ्रू विच आप अपनी React.js में स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी थर्ड पार्टी पैकेज और डिपेंडेंसी और लाइब्रेरी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इन योर नेटवर्क, लेट द वर्ल्ड नोज और लेट द पीपल नो दैट फ्रॉम वेयर यू आर लर्निंग। थैंक यू सो मच।